हेलो एवरीवन। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का लेक्चर 25 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इसका कंटेंट आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये इस लेक्चर का कंटेंट है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको इन शॉर्ट TQM भी कहते हैं। इसमें जो वर्ड क्वालिटी है, ये अक्सर औकात हम रूटीन में यूज़ करते हैं कि जी इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, इस चीज़ की क्वालिटी बुरी है। अगर अच्छी है तो हम अक्सर कहते हैं कि जी ये आसानी से टूटती नहीं है, इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है। तो सिर्फ किसी चीज़ का आसानी से ना टूटना इस चीज़ की अलामत नहीं होती कि उसकी अच्छी क्वालिटी है। अक्सर औकात हम टीवी के लिए यूज़ करते हैं कि जी इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। कोई कुर्सी या टेबल अगर वो अच्छे तरीके से बनी हुई है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं कि जी इसकी फिनिशिंग अच्छी हुई है। ठीक है। कोई घर अच्छे तरीके से बना हुआ तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं कि जी इसकी फिनिशिंग क्वालिटी की हुई है, मटेरियल क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है। तो ये उसी क्वालिटी को रेफर कर रहा है वर्ड को। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में इसको हम पढ़ रहे हैं तो ये रेफर कर रहा है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को। वो आपकी कंपनी जो कि कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज फराहम कर रही है किसी कस्टमर को, वो क्वालिटी की होनी चाहिए। क्वालिटी की तभी होगी जब आपने वो कस्टमर की नीड्स या रिक्वायरमेंट्स, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाई होगी और वो उसके अगेंस्ट जो पैसे दे रहा है वो उसकी वर्थ भी फिर पूरी करता हो, वो वैल्यू भी देता हो उस कस्टमर को कि पैसे खर्चने के बाद कस्टमर उससे खुश भी हो उसको इस्तेमाल करके या उसको ख़रीद के। ठीक है। तो TQM अब क्या है? ठीक है। ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। ए फिलॉसफी दैट इन्वॉल्व्स एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंटिन्यूअल एफर्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है। इसको अगर आपको बेसिक तरीके से समझाऊं मैं तो हर कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। कस्टमर केयर हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, ठीक है, एडमिन हो गया, इस तरह और भी डिपार्टमेंट्स होंगे। अक्सर औकात कंपनी एक और फंक्शन भी रखती है जिसका नाम होता है क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। और इस डिपार्टमेंट का खास कर काम ये होता है कि वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर चेक रख सके, इंस्पेक्शन कर सके। अक्सर आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है QC पास्ड। ठीक है। QC पास्ड। तो दो हमने क्वालिटी के अपने टर्म्स देखे थे, एक QA था और एक QC था। ठीक है। QA हमने जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि ये क्वालिटी ही इंस्पेक्ट कर रहा होता है। इसका काम, इस QA का काम यही होता है कि क्वालिटी एश्योर करना। लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये उस टाइम इंस्पेक्शन या मॉनिटरिंग कर रहा होता है। अगर उसमें कोई गलत प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है या फिर अगर कोई गलत चीज़ बन रही होती है तो उसको उसी टाइम फिक्स करता है। ठीक है। फिर दूसरा था QC। QC ये था कि एक चीज़, एक सर्विस अब बन गई है और वो डिलीवर होने जा रही है कस्टमर को, तो डिलीवर होने से पहले उसकी QC होती है। ठीक है। ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट बन तो गई है लेकिन क्या ये उस मैयार के मुताबिक बनी है या नहीं बनी। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट या सर्विस के बनने के दौरान की इंस्पेक्शन को रेफर कर रहा है और ये प्रोडक्ट या सर्विस के बनने के बाद की इंस्पेक्शन को। ठीक हो गया, ये दोनों में फ़र्क भी हो गया। अब हम जिक्र कर रहे थे कि एक डिपार्टमेंट होता है खास जो कि ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कहता है कि आप सिर्फ इस डिपार्टमेंट पर ना रहें कि ये पूरे डिपार्टमेंट जो है पूरी कंपनी को देख रहा हो, उसकी इंस्पेक्शन कर रहा हो। ये कहता है कि जी हर डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, सेल्स वाला हो, एडमिन का हो, कस्टमर केयर हो, मार्केटिंग हो, प्रोक्योरमेंट हो, हर डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोई भी काम कर रहे हैं वो क्वालिटी के साथ करें। जितने भी उसके अंदर लोग या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने मैनेजर्स काम कर रहे हैं, वो सारे क्वालिटी का काम करें। ओवरऑल पूरी कंपनी के अंदर एक कल्चर डेवलप हो क्वालिटी का। ठीक है। तो कोई एक डिपार्टमेंट ना जिम्मा ले पूरी कंपनी का कि उसने अश्योर करनी होती है क्वालिटी। हर एम्प्लॉय, हर काम करने वाले उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो क्वालिटी पर एम्फेसिस रखे। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि अल्टीमेट एम इज़ टू मेंटेन क्वालिटी इन एवरीथिंग, हर चीज़ में, हर टाइम पर, हर लेवल्स में, ख्वाह वो एग्जेक्टिव का लेवल हो, मैनेजर का लेवल हो, सीनियर मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, सब ने क्वालिटी एश्योर करनी है। ठीक है। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दी TQM अप्रोच। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अप्रोच उन्हीं बातों का जिक्र करती है जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताई कि हर डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय के हर वो टास्क जो कर रहा है उसमें उसका रोल बनता है कि वो क्वालिटी के साथ किया जाए। तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जिक्र है, उसको जो लोग देख रहे हैं उनका जिक्र है, प्लस आपके डिपार्टमेंट के साथ कुछ बाहर की कुछ फंक्शंस जो है वो काम करते हैं, उसका रोल बनता है कि सब के सब जो है वो क्वालिटी के साथ अपना काम सर अंजाम दें। ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है कि वो कस्टमर की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, ख्वाहिशात को जान सकें। ठीक है। तो ये कहा गया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी क्वालिटी के साथ काम करे। कौन सा? ये वाला काम। अगर तो ये क्वालिटी के साथ होगा तो आगे वो चीज़ या वो प्रोडक्ट या वो सर्विस जो है वो अच्छी तरीके से क्वालिटी की बन रही होगी।
लेकिन ये ज़िम्मेदारी सिर्फ मार्केटिंग टीम पे नहीं आती, आगे मार्केटिंग टीम ने ये ख्वाहिशात जानने के बाद किसी ऐसे डिपार्टमेंट को देनी है जिसने ये बनानी है, ठीक है। तो अब जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है जो कि उस रिक्वायरमेंट्स पर काम करके उसको बनाता है, तो उसका भी रोल बनता है कि वो ये काम क्वालिटी के साथ करे। फिर अगर तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, अगर प्रोडक्ट के केस में वो चीज़ बना रहा है खुद से, तो वो भी क्वालिटी के साथ बना रहा हो, या अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्ट्स आगे बिकने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी शिकायत को हैंडल कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, तो वो काम भी वो क्वालिटी के साथ करे। इन डिपार्टमेंट्स को जो मैनेजर या सीनियर मैनेजर या सुपरवाइजर्स देख रहे हैं वो भी क्वालिटी के साथ अपना काम करें। मॉनिटरिंग अगर कर रहे हैं तो क्वालिटी के साथ करें, ऑडिट अगर कर रहे हैं क्वालिटी के साथ करें, डायरेक्शंस अगर दे रहे हैं तो क्वालिटी की डायरेक्शंस दें, ठीक है। इसके बाद आपके साथ और भी काफ़ी ऐसे लोग या टीम्स या फंक्शंस काम करती हैं, ठीक है। वो ख्वा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की होगी, लॉजिस्टिक्स की होगी, आपकी चीज़ को फ़र्ज़ करें बनने के बाद किसी वेयर हाउस तक पहुंचना है, तो वो भी पहुंचने वाला काम जो है वो भी क्वालिटी के साथ हो, ना कि उसके पहुंचने तक कुछ चीज़ें डैमेज हो रही हों, ठीक है। तो तमाम वो काम जो कि एक प्रोडक्ट के बनने से पहले से लेकर बनने के बाद तक और उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज का हो रहा है, वो तमाम के तमाम काम जो है क्वालिटी के साथ होने चाहिए, तो ही TQM अप्रोच कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे जी हमारे पास है TQM क्रिटिसिज्म्स। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर तनकीद भी होती है। तनकीद पहली ये है कि ओवरऑल कंपनी का आप कल्चर चेंज करने जा रहे हैं, ये कह कर के जी तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्वालिटी के साथ काम करें, हर वो काम जो कर रहे हैं वो क्वालिटी के साथ हो, तो ये आप पूरी कंपनी का कल्चर चेंज कर रहे हैं। और ये कहने की हद तक तो आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना, इस कल्चर को चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो पहली तनकीद तो ये होती है, ठीक है। दूसरी तनकीद ये है कि अगर आप कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स पर ये लागू करना चाह रहे हैं कि वो क्वालिटी के साथ काम करें, ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने कह दिया और कल से सबने शुरू भी कर दिया, ठीक है। इसके लिए ऑब्वियसली कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होंगी, कुछ प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होंगे, पॉलिसीज बनाना होंगी, प्रोसेस बनाने होंगे, ठीक है। तो इस पर साल भी लग जाते हैं, ठीक है। और सालों बाद कहीं जाके कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है आज आपने कहा और हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लास्ट ये है कि ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। ऑब्वियसली ये सिर्फ तो नहीं होता कि ज़ुबानी कलामी कह दिया और बस आगे लोग खुद से ही उस काम को क्वालिटी के साथ करना शुरू होते हैं। इसके लिए आपको शायद ट्रेनिंग्स देना पड़े, उस टीम्स को आपको कुछ टूल्स देना पड़े, ठीक है, कुछ सिस्टम्स ऐसे देना पड़े जिससे आप वो बेहतर तरीके से क्वालिटी अश्योर या क्वालिटी चेक कर सकते हो, ठीक है, या अपने काम को क्वालिटी के साथ कर सकते हो। तो उसके अगेंस्ट कॉस्ट है, ठीक है। ट्रेनिंग देंगे तो पैसे होंगे, चीज़ें एक्वायर करेंगे, सिस्टम्स एक्वायर करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से क्वालिटी के साथ वो काम कर सके, तो भी पैसे लगेंगे, तो एक्सपेंसिव है। तो ये तीन क्रिटिसिज्म्स हैं इसके, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ TQM का। तो ये 10 एलिमेंट्स हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, इनको हम स्टडी करेंगे। इसके अगेंस्ट मैंने कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी लिख दी इनकेस आप खुद से रिव्यू करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, यानी मुसलसल बेहतरी रहना। किसके अंदर? अपनी मौजूदा प्रोडक्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, सिस्टम के अंदर, या आप प्रोसेस के अंदर कह सकते हैं, ठीक है, यानी काम करने का तरीका हो गया, उसके अंदर बेहतरी लाना। तो अगर प्रोडक्ट के अंदर बात की जा रही है तो वो ऐसे हो सकती है कि आप उसके अंदर कोई ऐसा स्पेशल फीचर या नया फीचर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो कि कोई और कंपनी नहीं दे रही है, आप भी पहले नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये उसके अंदर बेहतरी लाना होगी। और ये कहा जाता है कि ये आपने एक बार नहीं लानी, ये आपने हर बार लानी है, और हर बार आपको मौका भी मिलता है अपनी मौजूदा प्रोडक्ट या सर्विस या काम करने के तरीके के अंदर बेहतरी लाने का, ठीक है। हमारे पास टोयोटा और होंडा, आपने अक्सर देखा होगा कि वो हर साल नया मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी गाड़ी का जो कि पुराने मॉडल से बेहतर होता है। तो वो अपने पुराने मॉडल के अगेंस्ट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के इस प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, कि वो बेहतरी लाते हैं उसके अंदर और हर साल नया मॉडल उनका आता है जो कि पुराने मॉडल से बेहतर होता है, ठीक हो गया। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। कंपटीशन से ये वर्ड निकला है, ठीक है। कंपेटिटिव बेंचमार्किंग का मतलब ये, फॉर इंस्टेंस आपकी कंपनी है एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि मेडिसिन बनाती है, दवाइयाँ बनाती है, तो उस इंडस्ट्री में और भी ऐसी कंपनीज होंगी जो कि दवाइयाँ बनाती होंगी, ठीक है। तो ये कहा गया है कि आप अपनी कंपटीशन के साथ बेंचमार्किंग करें, देखें उनकी प्रैक्टिसेस को, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके प्रोसेस को, उनकी प्रोडक्ट्स को देखें, उसके फीचर्स को देखें, और उसमें से अच्छी प्रैक्टिसेस को अपनाएं, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो कुछ बेहतर कर रहे हो आपसे, तो आप उस प्रैक्टिस को रिव्यू करें और उसको आप भी अपनाने की कोशिश करें ताकि आप उससे भी आगे निकल सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉय को, जो आपके साथ काम कर रहा है, उसको पावर्स दें, ठीक है, उसको इख्तियार दें कि वो
कुछ खुद से फैसले कर सके या सिस्टम के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, उसको सिस्टम के राइट्स दें। अक्सर औक़ात हमने देखा है कि हम कहीं कॉल करते हैं किसी कंप्लेन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए, तो कहा जाता है जी मैं अपनी कॉल टीम लीड को या सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो आपकी बेहतर मदद कर पाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि वो एम्प्लॉय एम्पावर नहीं होता, कोई फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं रखता, या उसके पास वो सिस्टम ही नहीं होता जिससे वो आपकी कंप्लेंट या कोई रिक्वेस्ट ट्रिगर कर सके। ठीक है, तो बेहतर ये कहा जाता है कि आप उस एम्प्लॉय को एम्पावर करें, उसको वो सिस्टम वो टूल्स सारे दें ताकि कम टाइम में एक कस्टमर की फैसिलिटेशन हो सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टीम अप्रोच। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह मार्केटिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, कस्टमर केयर हो गया, आईटी हो गया। हर डिपार्टमेंट से एक अच्छा रिसोर्स जो कि स्किलफुल रिसोर्स हो, एक्सपीरियंस रिसोर्स हो, उसको आप चुनें, और उन रिसोर्सेज की एक एक जो आपने चुने हैं उनकी एक अलग टीम बनाएं। ठीक है, और उनको टारगेट्स दें, उनको कॉमन गोल्स दें ताकि वो उस पर काम करें। तो ये टीम अप्रोच जो है वो कहलाई जाती है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली रेलेवेंट होगी टू क्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो अगर आपने फैसला करना है तो फैसला जो है वो ऐसा ना हो कि आपने पुराना डाटा या मौजूदा डाटा या इन्फॉर्मेशन को देखा ना हो। ठीक है, या उसके नतायज का आपको अंदाज़ा ना हो। ठीक है, तो आपने हमेशा से डाटा या इन्फॉर्मेशन को देखना है, एसेस करना है, रिव्यू करना है, उसके बाद फैसला करना है, ताकि वो फैसला जो कि आप फ्यूचर के लिए करने जा रहे हैं वो बेहतर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉलेज ऑफ टूल्स। तो डिफरेंट टूल्स होते हैं हमारे पास क्वालिटी के भी। कुछ के मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे, इस तरह परेटो प्रिंसिपल हो गया, कंट्रोल चार्ट्स हो गया, फ्लो चार्ट्स, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स हैं, फिश बोन डायग्राम है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अक्सर औकात आप कोई काम करने के तरीकों को इन राइटिंग लिखते हैं, जिस तरह अभी ये चीज़ें राइटिंग में लिखी हुई हैं। ठीक है, स्टेप्स राइटिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो बाज़ औकात उस प्रोसेस को लिखने की बजाय पिक्चर्स की फॉर्म में जो है अक्सर लिखा जाता है। ठीक है, जिस तरह फ़र्ज़ करें स्टार्ट के लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हैं, कोई एक्शन हो तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर वो यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने एक्शन लिया, फिर एक डायमंड आता है बॉक्स। ठीक है, जो डिसीजन बॉक्स होता है। ठीक है, वो लिया गया फिर। तो आपका वही तरीका जो है उसको आप पिक्टोरियल व्यू में प्रेजेंट करते हो टू योर मैनेजमेंट या एनी अदर टीम, ताकि वो उसको देखने के बाद समझ सके कि ये इसमें ये कुछ हो रहा है। तो अगेन वो फ्लो चार्ट्स कहलाता है। इस तरह हर टूल जो है कोई ना कोई अहमियत रखता है, उसका कोई ना कोई मकसद है, जिससे क्वालिटी अगेन इम्प्रूव हो रही है। किसी आप कह लें कि इशू को आइडेंटिफाई किया जा रहा है या उसको फिक्स किया जा रहा है। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज यानी जानकारी आपके एम्प्लॉयज़ को ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सप्लायर क्वालिटी। अब ऑब्वियसली आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, स्पेशली प्रोडक्ट, तो आप उसके लिए अगर फ़र्ज़ करें कोई छोटी गाड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी, प्लास्टिक चाहिए होगी, रबर चाहिए होगा, शायद स्टील चाहिए हो। ठीक है, तो वो जो आपको सप्लाई की जा रही है, आप उस सप्लायर को बताएं कि आपको ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में इस क्वालिटी की चाहिए। वो क्वालिटी पैरामीटर्स आपने डिफाइन किए हैं। अदरवाइज़ तो आपको जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है वो अगर क्वालिटी का ना हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट भी क्वालिटी की नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चैंपियन। चैंपियन का वर्ड अक्सर जो है वो एक सीनियर रिसोर्स के लिए यूज़ होता है। किसी कंपनी में इस तरह अक्सर मैनेजर या सीनियर मैनेजर हो के जो कि अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता है। ठीक है, तो उसको चुना जाता है और उसको कहा जाता है कि जी आप ऑडिट्स करें। ठीक है, कहीं पर कोई मसले मसाइल आ रहे हैं वो हल करके दें। वो अक्सर चीफ्स को या जो जीएम हो गए या डायरेक्टर्स हो गए उनको फिर रिपोर्ट करता है कि आपने जो टास्क दिया था उसके अगेंस्ट अब ये कुछ हो गया है, मतलब फीडबैक दे रहा होता है उसको, ओवरऑल रिव्यू करा रहा होता है उन टास्क को जो कि उसको साइन होते हैं। ठीक है, तो ये एक चैम्पियन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एट द सोर्स। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि क्वालिटी को ये नहीं है कि सिर्फ आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट बिल्कुल आखिर में देख रहे होते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर वो वर्कर जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो उसको क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, हर वो काम, हर वो स्टेप जो किया जा रहा है वो क्वालिटी के साथ किया जाए। उस टाइम पे जब वो प्रोडक्ट या बन रही है या बनाई जा रही है। ठीक है, या बनाने से पहले का अमल हो गया, तो वो जितने भी स्टेप्स हैं जो भी वर्कर्स कर रहे हैं वो क्वालिटी के साथ करें।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सप्लायर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट जब पहुंचाते हैं सप्लायर्स के थ्रू कस्टमर्स को, तो कुछ ऐसे सेल्समैन हो गए, सप्लायर्स हो गए, इनका डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है और वो डायरेक्ट कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। बाज़ औक़ात कस्टमर उनको फीडबैक ये देते हैं कि जी प्रोडक्ट में ये मसला आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो आपके वो सप्लायर्स आपको ये मालूमात पहुंचाते हैं जो कि फीडबैक होती है, सजेशंस होती हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, तो उनको आपको सुनना चाहिए। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपको बेहतरी लानी चाहिए ताकि क्वालिटी उस प्रोडक्ट या सर्विस की इंप्रूव हो। तो ये हमारे पास तमाम वो एलिमेंट्स है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी का। आप इसको फैक्टर्स ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। अगेन ये कहा जा रहा है कि इन फैक्टर्स को भी क्वालिटी के आपने शामिल करना है अगर आप चाहते हैं कि आप TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी कंपनी में। तो पहला इज़ क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग फेज़ आपकी प्रोडक्ट और सर्विस का हमेशा ये कहा जाता है कि वो डिपेंडेंट होना चाहिए मार्केटिंग की जो रिसर्च की गई है उस पे, कि अगर कस्टमर की ख्वाहिशात के बारे में पता लगा लिया गया है तो उन ख्वाहिशात को, उन रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को जो है वो डिज़ाइनिंग फ़ेज़ के अंदर शामिल किया जाए। ठीक है, और ये फ़ेज़ हमेशा से प्रोडक्ट के बनने से पहले होता है। ठीक है, तो क्वालिटी डिज़ाइन के अंदर एक तो आपने इंश्योर करनी है। फिर क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस ये है कि फ़र्ज़ करें आप कि डिज़ाइनिंग के अंदर आपके पास नीड्स आ गई कस्टमर की। अब कस्टमर ने ये कहा था कि उसको एक प्रोडक्ट है, उसका पैकेट जो है वो 100 ग्राम का चाहिए। ठीक है, उसका वज़न 100 ग्राम होना चाहिए। तो वो फिर होना भी ऐसे चाहिए कि उस नीड के अगेंस्ट आप जो बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट वो भी 100 ग्राम ही की होनी चाहिए, बजाय से कि आप 40 ग्राम की प्रोड्यूस करके दे रहे हो। ठीक है, तो जो स्पेसिफिकेशन आपने ऊपर डिफाइन कर ली है डिज़ाइन फेज़ के अंदर, वो मुताबिकत भी रखनी चाहिए फिर उसके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी ऑफ ईज़ ऑफ यूज़। तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस जब आपने बना ली है कस्टमर्स के लिए तो उसको फिर इस्तेमाल करना भी आसान हो। ये ना हो कि आगे उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो या इस्तेमाल हो ना सके वो आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी ऑफ सर्विस आफ्टर डिलीवरी। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब आप बना के कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं तो उसकी कोई ना कोई आफ्टर सेल सर्विस भी होती हैं। कस्टमर को उसके अगेंस्ट मालूमात चाहिए हो सकती हैं, कोई रिक्वेस्ट करना हो सकती है, कोई कंप्लेंट हो सकती है। तो आपका कॉल सेंटर है, अगर कोई कोई सर्विस सेंटर है, कोई फ्रेंचाइज है, कोई रिटेल है जिसको आप देख रहे हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज दे, कस्टमर के साथ तमीज़ से बात की जाए। ठीक है, उसके मसले को सुना जाए, उसको हल भी करके दिया जाए, और जो टाइम कमिट किया जाता है कि जी हम आपका मसला 24 घंटे के अंदर हल कर देंगे। ठीक है, वो फिर 24 घंटे के अंदर ही हल करना क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, ताकि कस्टमर एट दी एंड अपने मसले को बआसानी रिजॉल्व भी कर पाए और खुशी खुशी जाए। तो ये वो चार हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर क्वालिटी का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बुरी क्वालिटी की प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो उससे कुछ नताइज भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला नतीजा ये हो सकता है कि जी आपको नुकसान हो सकता है कारोबार के अंदर। नुकसान ऐसे हो सकता है अगर किसी को बुरी क्वालिटी की कोई चीज़ मिली है तो वो आगे किसी और को भी बताएगा, उसने जिसको बताया वो आगे फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को बताएगा, इस तरह बात फैलेगी। तो आपके पास जो आने वाली सेल्स हैं, जो आने वाले न्यू कस्टमर्स थे वो नहीं आएंगे। ठीक है, सेल्स कम होंगी, मुनाफा कम होगा, कस्टमर बेस जो है वो कम होगी। बेस का मतलब ये फ़र्ज़ करें आपके पास पहले एक महीने में 1000 लोग आते थे खाना खाने के लिए आपके रेस्टोरेंट पे। ठीक है, वो जब बात फैली कि अजी आप बुरी क्वालिटी की चीज़ें बेचते हैं या बनाते हैं, तो वो शायद आपके पास अगले महीने 500 लोग आ रहे हों, फिर उससे अगले महीने और भी कम हो के 400 हो जाएं। तो ये अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू और सेल्स भी कम हो रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है लाइबिलिटी। फॉर इंस्टेंस आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को देते हैं जिससे कस्टमर को नुकसान हो जाता है। ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ पैसे भी हो सकता है। ठीक है, कि उसके पैसे ज़ाया हो गए। अक्सर औकात बंदा कोई महंगी चीज़ ख़रीदता है। ठीक है, कोई फ्रिज हो गया, फ्रीज़र हो गया, कोई टीवी हो गया, गाड़ी हो गई। ठीक है, तो उसके पैसों का ज़ाया भी हो सकता है या उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। अक्सर औकात बच्चों के लिए हम देखते हैं कोई गाड़ियाँ खरीदती जाती हैं जिसके अगेंस्ट कोई बैटरीज होती हैं और वो बैटरी अगर हीटअप होकर फट जाती है तो उससे नुकसान हो सकता है। या फिर नुकसान ना भी हो, अगर वो फट भी जाए तो भी आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। या अगर किसी गाड़ी के अंदर ब्रिक्स क्वालिटी की ना बनाई गई हों और उससे कस्टमर का नुकसान हो जाए कोई, तो भी आपको डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जो कि फिर कंपनी को नोटिस देती हैं, आप पर केस हो सकता है आपकी कंपनी पर और आपको जुर्माने भी हो सकते हैं। तो लाइबिलिटी का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी।
कम हो सकती है आपकी प्रोडक्टिविटी। अब आप एक दिन के अंदर 1000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास रिपेयर्स की शिकायत ही इतनी आ रही हैं कि अब आप शिकायत के अगेंस्ट उन मसलों को ही हल करने बैठ गए, उन एरर्स को ठीक करने बैठ गए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिर सकती है, शायद ये 700 पे आ जाए डेली, ठीक है। तो कस्टमर की डिमांड अगर 1000 ही प्रोडक्ट दिन के अंदर प्रोड्यूस करके उनको ख़रीदना थी, तो वो आप ऑब्वियसली अब 300 के डेफिसिट के साथ चल रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट। ऑब्वियसली जब आप की रिपेयरिंग हो रही होगी ज़्यादा, तो उससे अगेंस्ट ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होगी। पुअर क्वालिटी के अगेंस्ट कोई ना कोई कॉस्ट लाजमन होती है, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट या सर्विस को हर बार फिक्स ही करना है, ठीक करना है, उस पर आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है और एफर्ट्स भी लग रही हैं, ठीक है, सिस्टम्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, टूल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो हर चीज़ का कोई ना कोई पैसे एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ, तो उस पर आपके पैसे भी ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल 4 कॉन्सिक्वेंसेस हैं पुअर क्वालिटी के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी का। तो क्वालिटी अश्योर करना या कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस या कंट्रोल डिपार्टमेंट की नहीं है, ठीक है। जो डेडिकेटेड होता है अक्सर के, वो अश्योर करे या कंट्रोल करे क्वालिटी को प्रोडक्ट या सर्विस के बनने के दौरान या उसके बाद की। तो ये कहा गया है कि जितनी भी लेवल्स हो गए, टॉप मैनेजमेंट होगी, आपका डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट हो गया, पैकेजिंग करता है या शिपमेंट करता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की, मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट हो गया, ये तमाम डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले क्वालिटी को, ठीक है, कि इंश्योर करे क्वालिटी की चीज़ें बन रही हो या क्वालिटी का काम हो रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास टॉपिक है कॉस्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो अगर आपको लास्ट टॉपिक याद हो जो हमने स्टडी किया था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर क्वालिटी, तो उसमें एक कॉस्ट का जिक्र भी था, ठीक है। तो हर वो बुरी प्रोडक्ट या सर्विस जो आप कस्टमर को फराहम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कस्टमर आपके पास दोबारा आ रहा है शिकायत के लिए, वो शिकायत ये हो सकती है प्रोडक्ट के केस में कि जी वो जिस मकसद के लिए प्रोडक्ट ली थी वो काम ही नहीं कर रही, या प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला है, वो वापस करने आया है उसको, ठीक है, या कोई और क्लेम करने आया है, या वो जो पुर्जा है उसका अब काम नहीं कर रहा, उसको कह रहा है कि जी रिप्लेस करके दिया जाए। तो आपको तो कॉस्ट चार्ज होगी ना, आपने एक बुरी प्रोडक्ट बनाई, उसके अगेंस्ट अब आपको एक नई प्रोडक्ट देनी पड़ेगी शायद कस्टमर को, ठीक है, या मौजूदा प्रोडक्ट को अगर रिपेयर भी करना पड़ेगा तो उस पर भी ऑब्वियसली कुछ लोग इस्तेमाल होंगे, या फिर कुछ पुर्जे दोबारा लगाए जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट होगी, पैसे चार्ज होंगे आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने सर्विस कोई गलत दे दी, कोई मालूमात आपने कम दे दी या आधी दे दी, जिससे कस्टमर को वो जो काम करना था वो हो ना सका उसका, तो अगेन उसकी भी चार्जेस होंगे, कस्टमर आपके पास दोबारा आके शिकायत कर रहा होगा, आपका टाइम इस्तेमाल हो रहा होगा उसके अंदर, ठीक है। शायद कोई आपने कोई गलत चेक बुक दे दी, ठीक है, या प्रिंट गलत कर दिया उसको, तो शायद आपको दोबारा प्रिंट करना पड़े, तो उसके भी अगेंस्ट कॉस्ट होगी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये फेलियर कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। अब फेलियर कॉस्ट दो टाइप की होती हैं, एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल कॉस्ट वो होती है कि जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो जिस टाइम पे बन रही होती है, मतलब कस्टमर तक अभी नहीं पहुंची, ठीक है, आप उसको बना रहे हैं और आपको कंपनी के अंदर ही, ठीक है, पता लग गया है कस्टमर को बेचने से पहले कि इसके अंदर ये मसला है, ठीक है, तो उनको इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने वही प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के बाद बेच दिया कस्टमर को, और अब कस्टमर आपके पास आया है शिकायत लेकर के, उसको ये मसला आ रहा है, तो उन कॉस्ट को जो है वो उस कंप्लेन के अगेंस्ट जो कॉस्ट आपकी कंपनी बेयर कर रही होगी उसको एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। तो इंटरनल जो विद इन आपकी कंपनी आइडेंटिफाई हुए, और एक्सटर्नल कॉस्ट वो जो कि आपकी कंपनी ने बेचने के बाद कस्टमर के थ्रू आपको आइडेंटिफाई कराए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास टॉपिक है कॉस्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो आप सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक का नाम तो वही है जो कि हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो दोनों में जो कॉस्ट टाइप है उसका फ़र्क है, ठीक है। जैसे पिछला हमने कॉस्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा था, उसमें जिक्र हो रहा था उस कॉस्ट का, यानी उन पैसों का जो कि कंपनी को तब भरने पड़ते हैं जब वो कोई फॉल्टी प्रोडक्ट या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट या कोई बुरी सर्विस देने पर उसको भरने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब उसने कोई प्रोडक्ट बुरी बना ली या सर्विस बुरी बना ली, उसको पता लग गया कि यार ये तो मुझे अब दोबारा बनानी पड़नी है, ठीक है। कोई कंपनी का टारगेट है कि जी फैक्ट्री के अंदर उसने दिन के अंदर 1000 प्रोडक्ट बनानी है, उसके अंदर 5 गलत बना ली उसने, तो वो 5 दोबारा जो बना रही होगी उस पर जो पैसे चार्ज हो रहे होंगे, जो मशीन, जो बिजली, जो इंसान इस्तेमाल हो रहे होंगे, जो एफर्ट लग रही होगी, उसके जो पैसे हैं उसका जिक्र हो रहा है। या प्रोडक्ट बना के बेच दिया, कस्टमर अब शिकायत लेके आ गया कि ये तो फॉल्टी प्रोडक्ट है, ठीक है, या आपने मुझे गलत सर्विसेज दी हैं, तो फॉल्टी प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगर वो रिपेयरिंग मांगता है या वो कहता है मुझे रिप्लेस करके दे, तो उसके अगेंस्ट जो पैसे थे उनका जिक्र था। ये जो पैसे हैं ये वो पैसे हैं
जो एक कंपनी को तब भरने पड़ते हैं जब वो कोई ऐसे सिस्टम, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स या ऐसे स्किल्ड रिसोर्सेज हायर करती है या सिस्टम्स इंस्टॉल करती है जिनका मकसद होता है कि वो फॉल्टी या डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनने से पहले उसको पकड़ लें। ठीक है, ताकि ऐसे सिस्टम्स या लोग हायर हों कि फॉल्टी प्रोडक्ट या सिस्टम जो है वो बने ही ना। ठीक है, उससे पहले ही वो मॉनिटर होके उस सिस्टम को जो कि गलत बनाने जा रहा था उसको पकड़ लें। ठीक है, या अगर उसने कहीं गलती से कोई आदि गलत बना दी है, उसके बाद भी गलत बना देगा तो उसको पहले से ही पकड़ लें। तो उस पर जो पैसे चार्ज या खर्चती है कंपनी, ये उस कॉस्ट की बात की जा रही है। इसमें दो टाइप की हैं, एक अप्रेजल कॉस्ट है, एक प्रिवेंशन कॉस्ट है। ठीक है, अप्रेजल कॉस्ट वो कॉस्ट है जहाँ पर आप कोई ऐसे एक्टिविटीज़ आप सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, जो फैक्ट्री आपकी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है उसके अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ टूल्स, कुछ लोग ऐसे आप हायर करके उसमें आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जिनका मकसद होता है कि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को पकड़ सकें। ठीक है, तो उस पर जो पैसे चार्ज हो रहे हैं वो अप्रेजल कॉस्ट कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई कंपनी है आपकी जो कि सर्विसेज देती है कॉल सेंटर की। ठीक है, उसमें अगर आपके पास कॉल्स आती हैं मालूमात की, शिकायत की या रिक्वेस्ट की, उसको आपने एक टीम बना ली है, उसके अंदर कुछ लोग हैं जो कि रिकॉर्डेड कॉल्स को सुनते हैं। तो वो पैसे जो कि आपने उस टीम बनाने में, उसमें लोग हायर करने में या वो सिस्टम बनाने में या ख़रीदने में लगा लिए हैं जो कि रिकॉर्डेड कॉल्स को जो है वो सेव करती है, या रिकॉर्डेड कॉल्स को फिर आगे प्ले भी कर सकते हैं आप। उस सिस्टम को और उन लोगों को हायर करके जो आपने पैसा खर्चा है वो अप्रेजल कॉस्ट में आएगा। ठीक है, प्रिवेंशन कॉस्ट वो है जो कि आपने वो पैसे जो आपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में लगा दिए हैं ताकि वो बेहतर तरीके से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को या फॉल्टी प्रोडक्ट्स को पकड़ सकें। ठीक है, या आपने उन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कराने में लगा लिए हैं जो कि एक मसले को जो कि एक बार आया था उसको दोबारा आने से रोक सकें। ठीक है, तो वो प्रिवेंशन कॉस्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज क्वालिटी एंड एथिक्स। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि क्वालिटी प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड एथिकली। तो फॉर इंस्टेंस आप कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं जिसका रोल है कि वो किसी टाइम पर जाके किसी सर्विस को मॉनिटर करे कि उसमें कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, गलतियां तो नहीं हो रही, सर्विसेज सही दी जा रही, या कोई प्रोडक्ट जो है वो फॉल्टी या डिफेक्टिव तो नहीं प्रोड्यूस हो रही। तो उसको वो काम फिर जो सौंपा गया है वो उसको एथिकली करना भी चाहिए। जिस टाइम पर उसने जाके इंस्पेक्शन करनी है उस टाइम पर वहाँ पर जाए भी, अगर कोई फॉल्टी प्रोडक्ट या सर्विस देखने को मिलती है तो उसको रिपोर्ट भी करे। ठीक है, तो इसलिए उसको ये काम एथिकली करना चाहिए। ठीक है, तो तभी वो काम एथिकली कहलाएगा अगर तो वो उन इंस्ट्रक्शंस को या उन प्रोसीजर्स को जो उसके लिए डिफाइन की गई हैं कि वो क्वालिटी मॉनिटरिंग कर सके, उनको वो सही तरीके से फॉलो भी करे। ठीक है, तो ये था जी लास्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अगेंस्ट आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके बाद आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।